सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वी हैव स्टार्टेड सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने सेंटर ऑफ मास निकालना देखा था। हमने स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा था वो पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। हम लोगों ने एजम्पशन लेके चल रहे थे। अभी तक जितना भी हमने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ा था तो हम लोग ये एजम्पशन लेके चल रहे थे, कोई भी बॉडी थी वी आर कंसिडरिंग दैम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे। बट अब से हम लोग देखेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है दैट मोशन रिजिड बॉडी होती है दैट डज नॉट कंटेन अ सिंगल पार्टिकल। वो उसमें क्या होता है देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, सो हर पार्टिकल का एक मोशन होता है। ठीक है। सो दैट मोशन कंप्राइजेस ऑफ टू सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस। ठीक है। तो उसको पहले एक समझने से पहले हम देखते हैं कि इफ़ यू सी दैट इफ़ यू थ्रो अ बॉल, तो बॉल का जो मोशन होगा दैट रिजेंबल्स द सिंगल पार्टिकल मोशन। इफ़ यू गोइंग टू थ्रो द बैट, अगर आप बैट थ्रो करोगे तो बैट का जो मोशन होगा दैट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल, जैसे सिंपल मोशन हमने बॉल का देखा था ना, सिंपल मोशन हो रहा है, सिंपल ऐसे बॉल जाके गिर रही है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बैट के जो पार्टिकल्स हैं, बैट के जो पोजीशंस देखोगे आप, ये वाली पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ गई, ये वाली शिफ्ट होकर यहाँ गई, ये यहाँ पे हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. So here if you see that motion is not that simple like we have considered in the particle motion. But हमने अभी भी देखा इसमें एक पार्टिकल ऐसा है हमारा, if एक पॉइंट ऐसा है that is still doing a simple motion, जो हमारा ओरिजिनली अगर हम पूरे बैट को एज अ अगर पूरे बैट को एज ए सिंगल पार्टिकल ले लूँ तो जो उसका मोशन होगा उसमें भी एक पॉइंट मेरा ऐसा है जो सेम मोशन कर रहा है। ठीक है। अगर मैं पूरे बैट को एज ए वन पार्टिकल कंसिडर कर लूँ तो जो उसका मोशन होगा वो मोशन, और जो अभी मैं देख रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट है बैट में, उसका भी मोशन सेम ही है। तो वो वाला पॉइंट हमें निकालना है और वो पॉइंट हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास वो है कि अगर मैं पूरे बैट को एट दैट पॉइंट एक ऐसे सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर लूँ उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा दैट इज़ लाइक माय सिंगल पार्टिकल मोशन। ठीक है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो मैं रिजिड बॉडी को एज अ सिंगल पार्टिकल भी ट्रीट कर सकता हूँ इफ़ आई कुड एबल टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो आज हम वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके, और वी आर गोइंग टू सी द यूटिलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का वी आर गोइंग टू डू द टाइम डेरिवेटिव, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास, किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी हमने लास्ट में देखा था, बस हमने पॉइंट, एक सारी बॉडी मेरी रेस्ट पे रखी है, बस हमने एक पॉइंट निकाल दिया सेंटर ऑफ मास। ये 4 बॉडी हैं, अगर ये 4 मेरे पार्टिकल्स हैं, इन चारों का बस मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अब हम देखेंगे अगर ये चारों पार्टिकल मेरे मूव कर रहे हैं, ठीक है, देन व्हाट इज़ माय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये चारों पार्टिकल के ऊपर मेरी कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, सम फोर्सेज आर देयर, तो व्हाट इज़ माय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज हम वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो उससे how our dynamics and how our kinematics get simple if we are going to consider the motion along with the center of mass. ठीक है। तो आज हम उसकी फिजिकल यूटिलिटी देखेंगे। सो इसी वाले बैट के एग्जांपल में हमारा कोई भी जो डायनेमिक्स जो भी मोशन होता है, हमारा रिजिड बॉडी मोशन होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन। एक होता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है मेरा रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जो मेरा सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा होता है। ठीक है। सो दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास मोशन। और रोटेशन मोशन होता है जो हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अलावा जो पार्टिकल है उसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये वाला पार्टिकल देखूँ तो इसके पास 2 मोशन है। ठीक है। एक तो इसके पास मोशन है, या आप सारी बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे 2 मोशन कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का अपने अबाउट मोशन इट इज़ इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं मेरे इस बॉडी में, इसके 2 मोशन है। एक है इसका ट्रांसलेटरी मोशन विच इज़ द सेंटर ऑफ मास। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ से अगर मूव किया है, इफ सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर, आर डिस्प्लेसमेंट है, तो हर पॉइंट की आर डिस्प्लेसमेंट होगी। और यहाँ से अनदर मोशन इज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सपोज ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के पास दो मोशन है। वन इज इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, प्लस एक्स ऑफ दिस पॉइंट आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 मोशन, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके 2 मोशन आ गए। ठीक है। एक तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, और दूसरा ये वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया। ठीक है। सेम वे अगर इसी वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट पे मैं देखूंगा तो अगेन 2 मोशन आएंगे। एक तो सेंटर ऑफ मास ये सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, प्लस ये वाला जो पॉइंट है मेरा आई पॉइंट, ये कितना मूव किया विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो जितना भी हमारा रिजिड बॉडी होता है दे आर हैविंग द सुपरपोजिशन ऑफ 2 मोशंस। ठीक है।
हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास. आज हम पढ़ेंगे द मोशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास. हम देखेंगे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ माई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग, तो हाउ माई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है. सो ऑल दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी टुडे. और उन सबको एनहांस करने के लिए वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. दिस इज़ नॉट मच कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि बिकॉज कॉन्सेप्ट हम लोग विद इन 5-10 मिनट्स में देख लेंगे. बट इसकी जो एप्लीकेशंस होंगी, जो आपको जो विजुअलाइजेशन और जो जिसे कहते हैं ना कि आपके दिमाग में बैठेगा, वो विद द क्वेश्चंस बैठेगा. ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से करेंगे. तो आज हमारा यही लेक्चर है. वी आर गोइंग टू सी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो आज हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखेंगे सेंटर ऑफ मास की. ठीक है. So now we'll first do if my system of particles are in motion, so we are going to find out what is the velocity of center of mass, and then second we are going to find out if there are forces on my system of particle, then what will be my acceleration of center of mass. पहले हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ मास. सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हमारा जो सेंटर ऑफ मास हमने आइडेंटिफाई किया आर सी एम इज इक्वल टू, हमारा ये होता है ना सेंटर ऑफ मास, आर सी एम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, ठीक है, प्लस अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn. ठीक है, दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द टाइम डेरिवेटिव ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास. ठीक है, टाइम डेरिवेटिव लेंगे इसका. तो यहाँ पे इसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा कि इफ योर मास इज चेंजिंग, वी आर कंसिडरिंग आवर मास इज नॉट चेंजिंग, वी आर कंसिडरिंग कि नो मास इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम एंड नो मास इज मूविंग आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो वी आर टेकिंग मास एज अ कांस्टेंट, नो पार्टिकल लीविंग और एंटरिंग द सिस्टम. अब हम टाइम डेरिवेटिव जब इसका लेंगे, सो देन देयर विल बी अ चेंजिंग ओनली इन माई पोजिशन ऑफ माई पार्टिकल्स आर चेंजिंग. ठीक है, पोजिशन ऑफ माई पार्टिकल्स आर चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, सो विल डू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस पोजिशन चेंजिंग. इन सारे चेंज की वजह से जो मेरा फाइनल चेंज आएगा दैट विल कम इन माय सेंटर ऑफ मास के चेंज में. ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का चेंज आएगा, इफ वी डू द डेरिवेटिव ऑफ आवर पोजीशन वेक्टर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट. दीज आर गोइंग टू गिव अस द वेलोसिटीज. ठीक है, सो यहाँ से मेरा ये जो लेफ्ट राइट हैंड वाली टर्म है, दैट इज m1 v1 m2 v2, दीज आर नथिंग बट माई मोमेंटम. So it is going to give me the total momentum of my system of particles. Okay, if my particles are moving with velocities v1, v2, v3, v4, so this is going to give me the this term is going to give me the total momentum of my system of particle. ठीक है, और अगर मेरे को if my multiple particles are there, suppose this particle is moving with v1, this particle is moving with v2, this particle is moving with v3, and I have to find out the my सेंटर ऑफ मास की हाउ मेरा सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव करना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट दैट. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, यहाँ से दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, सो m3. सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड आउट योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी पता है, इफ देर आर मेनी पार्टिकल्स इन योर सिस्टम एंड यू नो द वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, देन यू कैन गेट द टोटल मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, हर टोटल मोमेंटम भी आप ले सकते हो. तो टोटल मोमेंटम कितनी आएगी आपकी कि सारे मास जितने भी मासेस हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 मासेस हैं, इन सब का टोटल मास इनटू जो आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर मूविंग. ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल momentum of all the particle. So P total comes out to be total linear momentum of the system. It is like if you are having a single particle which is having the mass and which is moving with the velocity of center of mass. ठीक है, so that way you can represent. ठीक है, so that way you can represent. So how we are first way is if you have the individual velocities दे रखी है, you can get the center of mass. ठीक है, अगर आपको center of mass की velocity दे रखी है and you need to find out the total momentum, तो आप total momentum इस तरीके से निकालते हैं, you just multiply it with the total mass, तो you'll get the total momentum of all the particles. ठीक है, आपका total momentum ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आ जाएगा. ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं. नाउ वी फर्दर डिफरेंशिएट. अब हमारे को इफ़ माई पार्टिकल्स आर इफ देर आर सम फोर्सेस आर देयर. ठीक है, वी हैव सीन इन दिस केस कि इफ दीज आर द पार्टिकल 1 2 3 4 एंड देर आर इंटरनल फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल एंड देर आर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल. ठीक है, इन पार्टिकल्स के ऊपर इंटरनल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मेरा ईच एंड एवरी पार्टिकल विल गेट एक्सेलरेट और फिर मेरा सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी एक्सेलरेशन आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास. ठीक है,
सो नाउ वी डिफ्रेंशिएट और जो हमने लास्ट में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली हमारी टर्म आई थी, वी अगेन डिफ्रेंशिएटेड। सो यहाँ पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा m1a1 m2a2 m3a3 अप टू m1 mn ये मेरा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इफेक्ट ऑफ फोर्स आ जाएंगे, जो उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो m/a होता है दैट इज़ नॉट अ फोर्स, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ माई नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्सेस ऑन द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी बॉडी है, ये सपोज ये वाली बॉडी है, इसके ऊपर मेरी जो फोर्सेस हैं इंटरनल भी लग रही है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल फोर्सेस मेरी ये तीनों लग रही हैं और एक मेरी एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। तो इस पर जो इन सारी फोर्सेस का जो इफेक्ट आएगा दैट इज़ m1 इंटू a1। ठीक है, ये मेरा m1a1 होगा, सॉरी m1 इंटू a1। सेम वे अगर ये पार्टिकल लो, इस पर 3 मेरी इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं और एक मेरी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस वाले पार्टिकल पे। तो इस पे जो मेरा नेट इफेक्ट आएगा दैट इज़ m2a2। ये सारी फोर्सेस का नेट अगर मैं लूँ तो m2a2। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरे को दे रखी है दैट इज़ हर एक पार्टिकल पे नेट इफेक्ट आ रहा है उसका, इंटरनल फोर्सेस का और एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल। बट हम देखते हैं कि ये सारी हर कोई जो, जैसे इस वाले पार्टिकल के ऊपर भी 3 इंटरनल फोर्सेस हैं, इस वाले पार्टिकल के ऊपर भी 3 इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर हम देखें ना, इन सबको ओपन अप करें इनके इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस में, तो इंटरनल फोर्सेस मेरी सारी पेयर्स में होंगी। जैसे हम देखें ये वाला, ठीक है, सेम वे ये वाला, ये सारी पेयर्स में होंगी। तो पेयर्स में होंगे दैट मीन्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। ये सारी इंटरनल फोर्सेस जितनी भी होंगी ना मेरी, जब मैं इन सबको ऐड अप करूँगा इंडिविजुअल पे, मेरी दोनों इंटरनल भी लगेगी और एक्सटर्नल भी लगेगी इंडिविजुअल पे। बट नाउ इन दिस टर्म जब मैं सबको ऐड अप करा है m1a1 m2a2, तो इसके अंदर जो मेरी इंटरनल फोर्सेस होंगे ना, जैसे फॉर इंस्टेंस हम 2 पार्टिकल सिस्टम में लेके चलते हैं। 2 पार्टिकल में क्या है, अगर मेरे 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, एक तो इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी F1 एक्सटर्नल, और इसके ऊपर सपोज F2 एक्सटर्नल, ठीक है, और एक इनके ऊपर एक इंटरनल फोर्सेस भी लग रही होंगी, F1 के ऊपर जो 2 लगा रहा होगा और F2 के ऊपर जो 1 लगा रहा होगा। ये इक्वल एंड अपोजिट है। अब इसके ऊपर जो मेरा इफेक्ट ऑफ मोशन जो मेरा m1a1 आ रहा होगा, सो वो क्या हो रहा होगा मेरा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई F12, ठीक है, और इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल। सेम वे अगर मैं इसको ऐड अप करूँ इसके साथ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड अप किया हुआ है m1a1 m2a2, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। अब ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। तो मेरा फाइनल यहाँ पे जो ये टोटल मेरा इम्पैक्ट बना रहा है m1a1 और ये मेरा बना रहा है m2a2। अगर हम इन दोनों को ऐड अप किया जैसे कि हमने यहाँ पे किया, तो क्या फाइनल आ रहा है मेरा, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस आ रही हैं। ठीक है, ऑल माई एक्सटर्नल फोर्सेस आर कमिंग इन हियर। सो व्हेन एवर आई एम गोइंग टू डू दिस, ऑल माई एक्सटर्नल फोर्सेस आर कमिंग इन, नो इंटरनल फोर्सेस कमिंग इन। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल पे देर कैन बी, इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन हो रही है दैट इन्वॉल्व्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट अगर हम देखें इन सबका समीशन जो हमने किया है, उस पे ऊपर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ नथिंग बट माई F एक्सटर्नल के ऑल द इंटरनल आर इन पेयर एंड दे विल गेट कैंसल। ठीक है, सो हमारा अब हम देखें कि यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इस पे F एक्सटर्नल आ जाएगी, F एक्सटर्नल ऑन 1 प्लस F एक्सटर्नल ऑन 2 प्लस F एक्सटर्नल ऑन 3। सो इस तरीके से हमारी सारी आ जाएंगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखूँ तो मेरा क्या आ गया, सम ऑफ F एक्सटर्नल इज़ नथिंग बट योर m इंटू ए एक्सेलेशन। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला मेरा कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, नो इंटरनल फोर्सेस कैन एक्सेलेट माई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो ये एक कंक्लूजन निकला एंड दैट इज़ ऑल्सो इन लाइन विद द न्यूटन सेकेंड लॉ के नो इंटरनल फोर्सेस कैन, जैसे हमारा इनर्शिया में ही था कि अपने आप से कोई बॉडी मूव नहीं करेगी, ओनली एक्सटर्नल फोर्स ओनली कैन मूव द बॉडी। तो यहाँ पे भी हमारा यही आया है आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज कि एक्सटर्नल जो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही है ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे अगर इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक्सटेंड किया, ये 4 पार्टिकल है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन पे ये सारी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये वाली जितनी भी इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्सेस मेरी ये लग रही हैं, दीज आर माई एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, नाउ जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेशन होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस ओनली, इन चारों की वजह से होगा। तो दिस इज, इफ सपोज दिस इज माय सेंटर ऑफ मास, इफ वी टेक दिस एज अ सेंटर ऑफ मास, तो इसके ऊपर जो एक्सेलेशन होगा सपोज इन एनी डायरेक्शन, दिस सपोज दिस इज अ इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो मेरा एक्सेलेशन आएगा इन दिस डायरेक्शन। सो दिस एक्सेलेशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट F1 जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू मास इंटू ACM। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेरा एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वेन एवर देर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स देन ओनली देर विल बी अ एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्स कैन नेवर एक्सेलेट योर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो दैट इज़ देयर इन दिस कॉन्सेप्ट। मूव ऑन करते हैं।
सो इसी से हमारे जैसे हम देखते हैं वी आर सीइंग द कंपैरिजन बिटवीन सिंगल पार्टिकल एंड मल्टीपल पार्टिकल. सो सिंगल पार्टिकल में हमारी एक ही पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी होती है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी पार्टिकल्स को उसके सेंटर ऑफ मास की तरह एक उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं एंड वी आर कंपेयरिंग इट विद द सिंगल पार्टिकल. सो सेंटर ऑफ मास को भी हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं एज सिंगल पार्टिकल, ठीक है, जिसपे सारा का सारा मेरा पार्टिकल्स का मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड है. तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की अगर वेलोसिटी हम लोग ये ले रहे हैं तो मैनी पार्टिकल्स के सिस्टम में वी विल बी कंसिडरिंग एट VCM. एक्सेलेरेशन उसकी ये है, एक्सेलेरेशन ये है, तो m/v जो मोमेंटम आती है वो सिंगल पार्टिकल की m/v है. अगर मेरे को सारे पूरे सिस्टम की चाहिए यहाँ पे तो इट इज़ शोइंग द सिस्टम, इट इज़ नॉट शोइंग वन सिंगल, ठीक है. इट इज़ शोइंग यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज़ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ माई कंप्लीट सिस्टम, ठीक है, जिसमें अगर मेरे 5 पार्टिकल्स हैं तो पाँचों पार्टिकल्स की मेरी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ पाँचों पार्टिकल्स की मेरे वेलोसिटी को पांचों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है. तो सेम वे उसके इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ होंगी बट सेंटर ऑफ मास का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज़ गिविंग द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. सेम वे यहाँ पे जो है मेरा ये दिस इज़ अ मोमेंटम विच इज़ शोइंग the momentum of all the particles, ठीक है. इफ़ आई एम टेकिंग ऑल माई पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड एट पॉइंट M1 तो उस पॉइंट का जो भी मोशन होगा जो कि मेरा सेंटर ऑफ मास है तो दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मैं टोटल मास कर दूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. जैसे यहाँ पे वन सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम है. सेम वे यहाँ पे जो मेरी F एक्सटर्नल होती है, मेरी F एक्सटर्नल इट्स गोइंग टू गिव यू m इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है. से यहाँ पे भी F एक्सटर्नल इज ओनली इट्स गोइंग टू गिव यू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे. नेट फोर्स है ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट इज़ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल F एक्सटर्नल ओनली बिकॉज जो F इंटरनल है उस पर ये जो हम देखेंगे ना नेट फोर्स, इन सब का जो नेट फोर्स आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक है. इंटरनल फोर्स सारे पेयर में होंगे, को एग्जिस्ट पेयर में करती हैं तो those forces will get null, ठीक है. तो जो सम होगा इसका दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल, नेट फोर्स जो आएगी मेरी सम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का दैट इज ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है. सेंटर ऑफ मास नॉट एक्सेलेटेड बाय एनी इंटरनल फोर्स, इट इज ओनली एक्सेलेटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज इमैटेरियल इन प्रोड्यूसिंग द सेंटर ऑफ मास. तो बेसिकली इसमें क्या है मेरा कि बिकॉज एक्शन पॉइंट इसलिए मटेरियल है बिकॉज हम लोग वी आर कंसिडरिंग कि सारी एक्सटर्नल फोर्सेस व्हेन इट इज़ वर्किंग, व्हेन इट इज़ पुटिंग ऑन योर सेंटर ऑफ मास हम क्या लेके चल रहे हैं एज ए पॉइंट थिंग लेके चल रहे हैं ना. तो पॉइंट पे तो आपका इम्पैक्ट एक्शन पॉइंट मैटर ही नहीं करता, पॉइंट पे तो एक्शन पॉइंट मैटर ही नहीं करता. तो बिकॉज अगर कोई रिजिड बॉडी है तब एक्शन पॉइंट मैटर करेगा. तो अगर हम सिस्टम ऑफ अगर यहाँ पे एक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लेके चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ सो जो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की हो रही है तो हम पॉइंट की एक्सेलेरेशन लेके चल रहे हैं ना. सो इसलिए यहाँ पे एक्शन पॉइंट का कोई मैटर नहीं करता. मेरा एक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इमैटेरियल इन प्रोड्यूसिंग माई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. अगर आप देखो एक्शन पॉइंट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट इज़ सेंटर ऑफ मास तो एक ऐसी वैसे भी पॉइंट होता है, ठीक है. तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कोई हमारा एक्शन पॉइंट का कोई मैटर नहीं करता. अगर हम देखें भी तो हमारा एक्शन पॉइंट F1 का ऑन 1 है, एक्शन पॉइंट ऑन F2 का इस पे है, इस पे ये है, इस पे ये है. नाउ ऑल दिस पॉइंट अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे ले आए तो हेयर ऑल्सो यूल गेट द फोर्सेस आ रही हैं आपकी ये सारी, बट इस पर एक पॉइंट के ऊपर ही तो आ रही है यहाँ पे भी. तो इस पर इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एक्शन पॉइंट, ठीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एक्शन पॉइंट, इट इज़ इमैटेरियल. सो एक्शन पॉइंट जो होगा मेरे एक्सटर्नल फोर्सेस का इट इज़ इमैटेरियल इन प्रोड्यूसिंग योर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. नेक्स्ट इज योर इफ योर F एक्सटर्नल इज 0 देन योर सेंटर ऑफ मास. सो हमने यहाँ पे देखा अगर हमारा ये F एक्सटर्नल 0 हो जाए दैट मीन्स माई सेंटर ऑफ मास इधर इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बिकॉज मेरा जो इंटरनल फोर्सेस हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी इम्पैक्ट ऑन माई एंड इफेक्ट ऑन माई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होगा. अगर मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ये चारों का मिला के all this forces if I'm adding it, if it's coming out to be 0, so my acceleration comes out to be 0, there is no acceleration, so that means my center of mass is moving. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. if it's moving with a constant velocity, so center of mass will be continuously moving with a constant velocity, ठीक है. इंटरनल फोर्सेस अभी भी एक्ट कर रही होंगी, ठीक है, बट दोस इंटरनल फोर्सेस इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द सेंटर ऑफ मास के मोशन पे इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है. सो दोस विल नॉट बी इफेक्टिंग माई सेंटर ऑफ मास. अदर पार्टिकल्स जो होंगे मेरे, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने देखा अगर ये सारी फोर्सेस का मेरा सम सेंटर ऑफ मास पे 0 आ जाए तो एक्सेलेरेशन मेरा सेंटर ऑफ मास का 0 हो गया, ठीक है. एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो इधर सेंटर ऑफ मास मेरा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उस पर ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इन पे एक्सेलेरेशन मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। सो हेयर इट इज़ द अदर पार्टिकल मे बी एक्सेलेटिंग बिकॉज हेयर इंटरनल फोर्सेस का भी इफेक्ट आएगा, सो दैट मे नॉट बी जीरो, ठीक है। इंटरनल पार्टिकल मे बी एक्सेलेटिंग, बट अगर मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन माई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट थोड़े, जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे थोड़े वियर्ड से ही लगेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे विल बिल्ड अप आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही जो हमने क्वेश्चन जितने भी देखे हमने, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन के बेसिस पे और थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, राइट। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे को एक प्रोजेक्टाइल फायर करी विच इज़ एट ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री पे आपने यहाँ पे फायर करी, ठीक है। नाउ द above the horizontal at the highest point क्या होती है यहाँ पे, the projectile got break, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाती है, एक होता है 1:3 में, ठीक है। द लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट, तो लाइटर पार्ट यहाँ पे रेस्ट होके इट विल डू अ सिंपल फ्री फॉल, नीचे गिर जाएगा। सेकेंड क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द हेवियर पॉइंट कहाँ पे, हेवियर पॉइंट कहाँ पे गिरेगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो पहले हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे जब मेरा एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोजन इज़ व्हाट, सो पार्टिकल वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रही है अभी पार्टिकल पे, वर्टिकल में ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। हमने और कोई एयर ड्रैग नहीं ले रहे हैं, तो देयर इज़ नो सच हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स विच, ओनली वर्टिकल फोर्स विच इज़ एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ देयर इज़ द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी जहाँ पे भी एक्सप्लोजन हुआ, तो इस टाइम भी जो एक्सप्लोजन के अंदर की जो फोर्सेज हैं दोज आर द इंटरनल फोर्सेज, दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सेंटर ऑफ मास को नहीं करेगा उसका इफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, no internal force is going to affect the center of mass, only the external force is going to affect the center of mass of my motion, ठीक है। no internal force, ठीक है। हमने यहाँ पे इसमें भी देखा था no internal force, only the external force, तो यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, बस ग्रेविटी। तो अभी भी जब मेरा एक्सप्लोजन हुआ है तो एक्सप्लोजन इज काइंड ऑफ ए इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब कि उसके अंदर से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस है, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मोशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसका यहाँ पे अभी भी दैट इज स्टिल मूव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल स्टिल बी मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वो सेंटर ऑफ मास कब चेंज होता, जब मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है इसके ऊपर, ठीक है। अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सप्लोजन के बाद भी, पहले भी मेरा जी था एक एक्सटर्नल फोर्स, अभी भी जी है और हमेशा अगर पूरे मोशन में जी ही है बस, तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी भी सेम प्रोजेक्टाइल मोशन ही करके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। बट नाउ मेरे सिस्टम ऑफ दो पार्टिकल हो गए, सेंटर ऑफ मास तो मेरा ये मूव कर रहा है, बट एक पार्टिकल मेरा यहाँ पे गिर रहा है, तो दूसरा मेरा पार्टिकल समवेयर हेयर जाके गिर रहा है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस, इसका डिस्टेंस निकालना है, ये यहाँ से कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है। सो इससे के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई कि विल सी कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरा। ये तो सिंपल हमारा सेंटर ऑफ मास इट इज़ डूइंग इट्स ओन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल रेंज हो जाएगा। यहाँ से रेंज क्या होती है हमारी 2u² sin 2 θ g, ठीक है। तो u² sin 2 θ g, sin 2 θ u हमें पता है, sin 2 θ बटा g पता है, तो इससे आ गया मेरा रेंज आ गई 960। अब यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये दूसरा पार्टिकल गिर गया, सो टॉप मोस्ट पॉइंट हमें पता है वो डिवाइड करता है मेरे रेंज को 1/2 में। तो यहाँ पे जो मेरा जो स्मॉलेस्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट मास वाला, जो स्मॉल मास वाला 1 वाला गिरा होगा वो कितने, वो मेरा सिंपल r/2 पे गिर गया होगा, तो 160 r/2 हो गया 480। तो ये मेरा आ गया, ये मुझे पता है, ये जो मेरा एक्स जो मास 1 है दैट इज़ एट 480 और जो मेरा सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ एट 960। तो ये आराम से निकल जाएगा, दैट इज़ योर फॉर्मूला इज xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपको ये पता है xcm, ठीक है। xcm यू नो, x1 यू नो, x2 यू हैव टू फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। ये इस तरीके से निकल जाएगा, xcm इज इक्वल टू m1 x1, m1 आप यू कैन पुट m1 एज m और m2 आप डाल दो 3m, ठीक है। सो m और 3m डाल दो एंड यू पुट द वैल्यू, xcm आपका गिरा है 960 पे और ये आपका m1 गिरा है 480 पे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर x2 1120, ठीक है। इसमें क्या है, मेरी एक रॉड है दैट इज़ रोटेटिंग, ये रॉड रोटेट कर रही है विद ओमेगा, मेरे को टेंशन निकालनी है इन द रॉड, ठीक है, टेंशन निकालनी है इन द रॉड। सो अब
इसका जो रॉड है दैट उसका जो मास है दैट मास इज इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंसनट्रेटेड मास, का मास यहाँ पे कुछ और होगा। तो टेंशन, अगर मेरे को टेंशन निकालनी होगी तो वन वे इज़ टू डू द इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे इस पोजीशन पे जो मास होगा वो ये सारा मास होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे जो मास होगा ये सारा मास होगा, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द टेंशन ना। तो टेंशन इस वाले पोजीशन पे अगर मैं निकालूँ टेंशन, तो टेंशन इधर आ गई, और टेंशन यहाँ पे किसकी वजह से होगी, ये वाले पूरे मास की वजह से, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंशन निकालने चला तो टेंशन यहाँ पे ये होगी टेंशन, और ये किसकी वजह से होगी, ये पूरे मास के रोटेशन की वजह से, ठीक है। सो हर पॉइंट पे माई टेंशन विल बी डिफरेंट, ठीक है, हर पॉइंट पे माई टेंशन विल बी डिफरेंट। आई हैव टू फाइंड आउट द कि ये यहाँ पे हाउ मच इज़ द, ये जो इस पर कितना सपोर्ट कर रहा है व्हेन इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माई टेंशन ओनली। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि टू रोटेट दिस ओमेगा, एक तो इसको ओमेगा को घुमाने के लिए वी नीड टू हैव द सेंट्रीपिटल, इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी इसके ऊपर, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय माय टेंशन ओनली। अब वही जो टेंशन है दैट इज़ वेरिंग बिकॉज माई मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रोड। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर के रॉड है, ठीक है, वी कैन कंसिडर इट इज़ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो वी कैन कंसिडर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज़ लाइंग एट दिस सेंटर, L/2 पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, तो L/2 पे। तो नाउ आई कैन कंसिडर ऐसे रॉड को एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया विच इज़ ऑफ हैविंग द मास m, ठीक है, उसका सो सेंटर ऑफ मास m कंसिडर कर दिया एंड इट इज़ एट अ L/2, ठीक है। सो इट इज़ रोटेटिंग, ये पार्टिकल अब अभी हम कंसिडर कर सकते हैं दिस पार्टिकल इज़ रोटेटिंग, जिस पे टेंशन इज़ इन दिस डायरेक्शन, दिस पार्टिकल इज़ रोटेटिंग नाउ। सो अब इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, टेंशन ये है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी T है दैट इज़ mv²/r, ठीक है। यहाँ पे हमें ओमेगा दे रखा है तो वी कैन राइट इट डाउन, इस टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, r क्या है मेरा L/2, ठीक है। मैंने इसको एज अ पार्टिकल लेके चल दिया, ठीक है, बिकॉज आई नो सेंटर ऑफ मास से आई कैन चेंज माई रिजिड बॉडी इनटू सिंगल पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे और कोई भी रिजिड बॉडी होती तो यू कैन कंसिडर इट इनटू सिंगल पार्टिकल, और पार्टिकल के अबाउट यू कैन फाइंड, ठीक है। सो दैट इज़ अ एडवांटेज, प्रैक्टिकल एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमने देखा कि हम लोग जो है ना वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास बेसिकली हम लोग हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुली है, दो मासेस हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलेरेशन और आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आप इंडिविजुअल के एक्सेलेरेशन निकाल लो, ठीक है, यू गेट द इंडिविजुअल्स एक्सेलेरेशन, और इनको उस वाले फॉर्मूले में डाल दो। ACM क्या होता है आपका, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम ले लूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ मास निकालना है मेरे को, ठीक है। सिस्टम ले लूँ और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देखो कितनी निकल रही है, F एक्सटर्नल, ठीक है। आई विल गेट द F एक्सटर्नल एंड आई एम गोइंग टू इक्वेट इट विद टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से F एक्सटर्नल देखूँ, इस पूरे सिस्टम पे मेरी F एक्सटर्नल कितनी है, दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस माई सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेशन ना। सो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेशन, इस तरीके से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। सो दो तरीके होते हैं हमारे किसी भी क्वेश्चन में, अगर हम देख रहे हैं ना सिस्टम वाले, तो हर एक पार्टिकल का निकाल लो या तो उससे आप एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि यू फाइंड आउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स और फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वन वे तो इजी है, आप यू जस्ट अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, जिसकी वजह से आप कंस्ट्रेंट मोशन है ये यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन है, ये ए से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। ये दो इक्वेशन बनेंगे टेंशन और ए में, एंड ए आपका निकल जाएगा, एंड देन यू कैन डू इसका जो एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन दोनों का सेपरेट लेके, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे तो आगे भी जो क्वेश्चन होंगे, इफ़ दिस अप्रोच यही होनी चाहिए, यू हैव टू थिंक इट ऑन बोथ द वेज। अगर मल्टीपल पार्टिकल्स से रखें आपको, तो वन वे इज़ टू गेट के टोटल एक्सटर्नल फोर्स देखो, पूरे सिस्टम के पार्टिकल को कंसीडर करके, दोनों जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको कंसीडर करके एक्सटर्नल फोर्स कितनी है उससे निकाल लो, या तो आप या उससे निकाल लो एक्सेलेरेशन, या इंडिविजुअल लेके चलो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग इस वाले में, वी आर कंसिडरिंग दीस बोथ मासेस, ये दोनों मासेस है ना मेरे, तो इन दोनों को ऐसे मैं पार्टिकल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर जो फोर्सेस लग रही है मेरी दोनों मासेस पे, एक तो ये टेंशन लग रही है, और टोटल नीचे कितनी लग रही है, m1 प्लस m2g, ठीक है। अब नाउ मेरी जो नेट एक्सटर्नल, सपोज द सिस्टम इज मूविंग डाउन विद एक्सेलेरेशन ACM, सो इसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई मेरी, m1 प्लस m2 इंटू g
माइनस 2t डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है. सो दिस इज़ माई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. दिस इज माई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मेरे को यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल के डालनी है. आई विल गेट द आंसर. टी कैसे निकालेंगे आप, एक पार्टिकल को कंसिडर करके भी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर टी. तो यहाँ पे आप एक एक्सेलरेशन ले लो ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लो, इट्स गोइंग अप ए, इट इज़ गोइंग डाउन डी. तो यहाँ पे आप कर दो m2 a माइनस टी इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a. एक ये क्वेश्चन हो गई. दूसरी क्वेश्चन सेकंड वाले के लिए लगा लो, m1 सो t माइनस mg इज इक्वल टू m1a, ठीक है. अब इन दोनों से यू गेट द वैल्यू ऑफ योर t, ठीक है. इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके यू गेट द वैल्यू ऑफ t. अब t को उठा के इस वाले में डाल दो, ठीक है. जो हमने टोटल एक्सेलरेशन निकाली यहाँ से, यू पुट द वैल्यू ऑफ योर t फ्रॉम हेयर. t जो आता है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके वी गेट इट 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है. आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा दो बॉल्स हैं ए एन, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है. दो बॉल्स हैं ए एंड बी ऊपर फेंकी गई है. वन फ्रॉम द ग्राउंड, एक ग्राउंड से फेंक रहा हूँ विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, एंड द अदर इज फ्रॉम द टावर 40 मीटर, ठीक है. 40 मीटर टावर से मैं दूसरी बॉल फेंक रहा हूँ विच इज एंड 40 मीटर अबव द फर्स्ट बॉल एंड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 30 से ऊपर फेंक रहा हूँ. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के मैंने कितना हाइट अटेन किया. तो हाइट अटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास पे इनिशियली ये है. तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे मास की, ठीक है. इनिशियल निकल गई. तो मेरे को पता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दैट इज़ g, ठीक है. तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स सॉरी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज़ वी कैन अप्लाई वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी एम स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, ठीक है. 2gcm लगा दो, सेंटर ऑफ 2acm इंटू एस, ठीक है. ये मेरा यहाँ से आ जाएगा. तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, दैट मीन्स दिस विल गेट 0. मैक्सिमम हाइट पे जाके जो मैक्सिमम हाइट पे सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट किस पे आएगी, जब मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल गेट 0. ये मेरे को पता है, आई कैन गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम दीज टू एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ माई g. तो यहाँ से मेरा s आ जाएगा, मैक्सिमम कितना है मेरा, ठीक है. s आई कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो यहाँ पे दो पार्टिकल है मेरे, ठीक है. सो विल गेट द फर्स्ट इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले भी बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास. तो इनिशियल जो होगी वहाँ से सेंटर ऑफ मास मूव ऑन किया ना, जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी फिर आएगा. तो इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा होगा, बिकॉज दिस इज एट 40, दिस इज एट 0. सो सेंटर ऑफ मास इनिशियली एंड बोथ आर हैविंग इक्वल मासेस, सो सेम फिर हाफ पे ही लाई कर रहा होगा. 40 से हाफ 20 पे लाई कर रहा होगा. सो 20 पे इनिशियल मास लाई कर रहा है. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस g. और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की हो गई यू सी एम इज इक्वल टू m इंटू 30, m इंटू 50 डिवाइड बाई 2m. तो 40 आ गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है. इनिशियल लोकेशन मेरी इनिशियल पॉइंट ये आ गया, ठीक है. अब आई विल पुट द वैल्यूज़ हेयर. वी सी एम इज इक्वल टू 0, यू सी एम 40 है मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इंटू h. यहाँ से मेरा h आ जाएगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h आ गया मेरा 80. तो अब ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, ये h मेरा 80 यहाँ से आया है दिस पॉइंट से, ठीक है. और मैं ग्राउंड से देखूंगा तो यहाँ से मेरा सेंटर ऑफ मास ये ऊपर 80 गया है, ठीक है. ये ऊपर 80 गया है, प्लस ये ऑलरेडी ऊपर था 20, ठीक है. तो टोटल कितना हो गया 100, ठीक है. 100 इज द आंसर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, ठीक है. नेक्स्ट है ये ब्लॉक मेरा स्लाइड कर रहा है विद एक्सेलरेशन g sin थीटा से नीचे स्लाइड कर रहा है मेरा, ठीक है. आई हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ माई स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है. ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है. सो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि ये अगर मैं ये दिस इज़ माई स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है. तो इसके ऊपर ये मेरी जो पूरी ऊपर की जो बॉडी है, हाउ मच दे आर पुशिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है. सो दैट एन वी हैव टू फाइंड आउट, और वो इक्वल एंड अपोजिट ये स्प्रिंग बैलेंस इस पर लगा रहा होगा एन, ठीक है. सो दैट एन वैल्यू ऑफ माई एन इन वाई डायरेक्शन मेरे को निकालना है, ठीक है. दैट वैल्यू ऑफ माई, तो जो मेरा ये प्लैंक और ये ब्लॉक दोनों मिलके इसको नीचे पुश कर रहे होंगे ना, तो दैट नॉर्मल एन वाई, जो ये नॉर्मल निकालना है मेरे को, और सेम इक्वल एंड अपोजिट ये ऊपर इस पर एन वाई लगा रहे होंगे, ठीक है. तो दैट एन वाई ऑन देम इज एन वाई, जो इक्वल एंड अपोजिट मेरा ये बैलेंस लगा रहा होगा. तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे को ये निकालनी है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट योर नॉर्मल निकालना है. व्हेन द एम स्लाइड्स विद
जी साइन थीटा से नीचे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसको वी आर गोइंग टू कंसिडर विद द सिस्टम, दोनों को सिस्टम लेके सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों को सिस्टम ले लिया हमने, ब्लॉक एंड वेज को। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है मेरी, ये हो गई एन वाई, ठीक है, एक हो गई इन दोनों पे एम प्लस एम जी, मास दोनों के, एंड देन वी आर हैविंग दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन इन दोनों की इसका सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज वाई डायरेक्शन में ही हमें एन चाहिए, तो विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, बिकॉज वाई डायरेक्शन में ही मेरा ये आएगा। सो दिस इज एन, इसके ऊपर एम प्लस एम जी ये लग रहा है, और दिस होल सिस्टम में व्हाट इज़ माई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन जो आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एम प्लस एम जी, और जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है फ्रॉम दिस, और ये एन वाई निकालना है मेरे को। दिस एन वाई इज़ नथिंग बट इट्स गोइंग टू गिव मी माई बैलेंस, जो मेरी स्केल की रीडिंग आएगी, ठीक है। अब एन वाई ए वाई निकालना है बेसिकली हमने। सो यहाँ से मेरी जो इस पूरे सिस्टम पे मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ, ये मेरा एन वाई ऊपर हो गया, एम प्लस एम जी नीचे आ गया, ठीक है। तो मेरा आ गया एन वाई माइनस एम प्लस एम इंटू जी, दैट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे को निकालना है अब, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका, सो मास एम जो मेरा ब्लॉक है इसका A1 वाई प्लस एम जो कैपिटल है मेरा ब्लॉक उसका A2 वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ये कितना हो गया मेरा, ये मेरे को पता है, ये जी साइन थीटा से इधर आ रहा है, तो ये थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा मेरा जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो जी साइन स्क्वायर थीटा हो गई मेरी ये स्मॉल वाले ब्लॉक की। वर्टिकल में कोई मेरे इस वाले ब्लॉक का कोई मोशन नहीं हो रहा, सो दैट इज़ 0, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी एम इंटू जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। तो ये मेरी आ गई एक्सेलरेशन, आ गई मेरी सेंटर ऑफ मास की। सो दिस एक्सेलरेशन, so we just put this acceleration, so we'll take this side as negative side, ठीक है। this side we are taking positive ऊपर वाली, so नीचे वाली negative side लेके चल रहे हैं। so negative acceleration जो मेरी आएगी y में, so that comes from this, so we put across the value and we have got this as mg sin square theta divided by m plus m, ठीक है। ये मेरी एक्सेलरेशन इन y आ गई, एंड यू जस्ट पुट दिस वैल्यू जो आपकी आई है, जस्ट पुट इट द वैल्यू हेयर, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर नॉर्मल रिएक्शन जो आपको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। आपको यही रीडिंग स्केल चाहिए था, यू विल गेट द वैल्यू हेयर, ठीक है। आप ये नॉर्मल अपने उससे भी कर सकते हो, दोनों को इंडिविजुअल पार्टिकल लेके भी कर सकते हो, बट हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो वी आर डूइंग इट विद द सेंटर ऑफ मास। अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है ज़्यादा, बट क्वेश्चन से ही ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सपोज माय सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लोकेशन उसकी M1 R1 M2 R2, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं मेरे, ठीक है। उन सारे पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास आ गया मेरा ये, ठीक है। नाउ इफ़ ईच एंड एवरी पार्टिकल आपके डिस्प्लेस होने शुरू हो गए, इफ़ ईच एंड पार्टिकल स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग, तो आपका सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ईच एंड एवरी पार्टिकल स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग, योर सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा RCM। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तभी होगी व्हेन इफ़ देयर इज़ some external force, if there is no external force on your system, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आपके सिस्टम पे, तो हमने क्या पढ़ा था कि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट सो इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट है तो इट विल बी एट रेस्ट। इफ़ द इनिशियल इफ़ मेरी एफ एक्सटर्नल 0 है, और इफ़ द हमारा सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर मेरी एफ एक्सटर्नल 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये जो चेंज होगा सेंटर ऑफ मास, वो चेंज तभी होगा जब आपकी कोई एफ एक्सटर्नल है। अगर आपकी कोई एफ एक्सटर्नल 0 है तो इनिशियल से, और आपका इनिशियल सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ऑलरेडी, ठीक है, तो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। डेल्टा CM विल बी 0 ओनली। आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, योर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के जो पोजीशन वेक्टर विल गेट चेंज, बट आपका देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पहले था वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चंस, ठीक है।
even though some particles move, but your center of mass will be at rest itself if there is no if the net external force is 0. ठीक है, सो यही है हमारे यहाँ पे कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आपका मोशन हुआ, बट ये सारा जो मोशन हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. इनके अंदर की जो फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मेरा R1 R2 में मोशन हुआ. ठीक है, वो R1 R2 के मोशन से, इंटरनल मोशन से मेरा एक्सटर्नल मेरा मूव नहीं करेगा. एक्सटर्नल मूव कब करेगा? जब मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी. तो एक्सटर्नल कोई मूव नहीं करेगा, बस मेरे इंटरनल मूव ऑन करेंगे. तो यही कॉन्सेप्ट पे अब हमारे कुछ एक क्वेश्चन हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो यहाँ पे मेरा एक दे रखा है कि ये एक ग्राउंड है, इसके ऊपर ये प्लैंक रखा हुआ है, दिस इज माई प्लैंक, एंड इन दोनों के बीच में स्मूथ है. ठीक है, और इसके ऊपर 2 पर्सनस आर देयर. ठीक है, एक पर्सन इस एंड पे खड़ा हुआ है और एक पर्सन मेरा इस एंड पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा. इसी वाले कॉन्सेप्ट पे है कि इफ़ दिस पर्सन मूव टू दिस साइड एंड दिस पर्सन मूव टू दिस साइड, वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा आर ऑफ प्लैंक मेरा कितना मूव करेगा इफ़ दिस पर्सन मूव ऑन दिस साइड एंड दिस पर्सन मूव ऑन दिस साइड. अब दोनों अपोजिट साइड में पहुंच गए तो हाउ मच इज़ माई प्लैंक मूव. ठीक है, एंड सेकेंड इज कि अगर ये दोनों बीच में मिलते हैं, दे विल मीट अप इन बिटवीन, तो तब मेरा प्लैंक कितना मूव करेगा, हाउ मच इज़ माई प्लैंक मूव व्हेन दे विल मूव इन द मिडल. सो पहले तो देखते हैं प्लैंक मूव करेगा क्यों, और फिर एक इंट्यूशन से प्लैंक की डायरेक्शन निकालते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर गलत भी डायरेक्शन लेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा. ठीक है, बट हम लोग इंटेंशनली इंट्यूटिवली देखते हैं किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा. ठीक है, ये मेरा सरफेस स्मूथ है. ठीक है, सो देन वी विल टेक दिस एज अ सिस्टम. इसको सिस्टम लेते हैं, दोनों बॉडीज़ को प्लस दिस प्लैंक को वी आर टेकिंग इट एज अ सिस्टम. अब इन तीनों के ऊपर प्लैंक प्लस दिस 2 बॉडी, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज देर इज़ नो फ्रिक्शन इन दिस. ठीक है, देर इज़ नो फ्रिक्शन इन दिस, बट देर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन ये दोनों बॉडी और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, दोनों बॉयज़ और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, बट देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक और ये जो मेरा सरफेस है, इनके बीच में कोई एक्सटर्नल कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो दे विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी. दैट मीन्स माई सिस्टम इज आइसोलेटेड, वर्क फोर्स एक्सटर्नल इज 0. तो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही इनके ये मूव करके इधर आया, ये मूव करके इधर आया, ये भी कुछ मूव कर जाएगा, तो तीनों के मोशन से मेरा सेंटर ऑफ मास पे कोई मोशन पे फ़र्क नहीं रहेगा जो मेरा पहले मोशन था. सो डेल्टा CM जो आएगा मेरा change in position of my center of mass is 0. Why? Because there is no external force if you're considering these 3 as a system. अगर हम इन तीनों को सिस्टम लेके चल रहे हैं, दो there is an external force on this. ठीक है, because friction is there, ये friction से ही मूव करेगा. दो there is an external force on this, friction है. सेम वे जो प्लैंक है वो इधर मूव करेगा. फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल वो लेके चल रहे हैं, जस्ट एजम्पशन कि इधर मूव करेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज़ एन इंटरनल फोर्स. सो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमने देखा ना मोशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स में हो जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं. ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो अब देखते हैं पहले कि ये जो मूव करेगा, वाई द मोशन हैपन, वी हैव ऑलरेडी सीन इन न्यूटन सेकंड लॉ जब देख रहे थे, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसको? फ्रिक्शन. ठीक है, ये यहाँ पे नीचे पुश करेगा, ग्राउंड इसको पुश करेगा. सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो इसके ऊपर जो बॉय के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगी, दैट इज फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. सेम वे इस वाले बॉय के ऊपर जो पुश फोर्स आएगी, दैट इज फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पे जो इस वाले की फ्रिक्शन होगी, दैट इज़ मोर बिकॉज इसका मास मोर है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी दैट इज़ म्यू एन होगी, तो यहाँ पे म्यू एन नहीं होगी, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी बिकॉज ही हैज़ टू पुश मोर मास. तो यहाँ पे पुश मोर मास करना होगा इसको, तो ही हैज़ टू अप्लाई मोर फोर्स टू द ग्राउंड. ठीक है, मोर फोर्स करेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी, इसके ऊपर कम फ्रिक्शन आएगी. तो यहाँ पे जो इसके बॉय के ऊपर मोर फ्रिक्शन है, सपोज दिस F1 है, सो दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सेम वे इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन ये है तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन इस आएगी, प्लैंक के ऊपर जो अपोजिट फ्रिक्शन आएगी इन दोनों के मोशन से, बट इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है मेरी 50 वाले की. सो प्लैंक हम लोग इंट्यूटिवली देख सकते हैं इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, सो बॉय के ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, बॉय विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस ए बॉय विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसके ऊपर फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. प्लैंक के ऊपर नेट फ्रिक्शन हम देखेंगे इस डायरेक्शन में आएगी, एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो हम कंसिडर करते हैं प्लैंक मूव करा आफ्टर द मोशन, जब ये बॉय यहाँ से मूव करके इधर आ गया और ये वाला बॉय मूव करके इधर आ गया, तो प्लैंक हैज़ डन अ मोशन ऑफ XP मोशन किया सपोज प्लैंक ने. मुझे पता है इन तीनों के मोशन हम लोग देखते हैं. सो व्हाट वी विल डू, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला कि तीनों का मोशन हुआ, तीनों का नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना कितना ही डिस्प्लेस करें, और उसकी वजह से वी इक्वेटेड टू 0 बिकॉज मेरा सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज 0. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हियर. सो दिस 40 kg
जब ये यहाँ से यहाँ घूम के गया तो इसने कितना मोशन किया, सो देयर विल बी सुपर पोजिशन ऑफ मोशन, कि इसका मोशन होगा प्लस इसका मोशन, बिकॉज एक्स से मूव किया इसने विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। हमने देखा था ना जब हम रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे, तो ये एक्स से जो है ये जो बॉय ए है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मूव किया होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा होगा, तो दैट इज़ नथिंग बट जो एक्स ए जो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस एक्स ऑफ प्लैंक, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द एक्स ऑफ ए, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ये हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। हेयर विल बी सुपर पोजिशन हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे एक्स ए आ गया मेरा, एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस एक्स पी, ठीक है। तो एक्स ए कितना हो गया मेरा, ये यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक यहाँ पे मूव किया, टोटल कितना है मेरा प्लैंक, प्लैंक की लेंथ इज बीन गिवन 10, नहीं एक्स पी इज बीन गिवन, आई थिंक 10 इज बीन गिवन, एक्स पी इज 10, यस 10 इज बीन गिवन। सो यहाँ पे एक्स ए आ जाएगा आपका 10, ठीक है, और एक्स पी आपका वी हैव टू फाइंड इट आउट, विल जस्ट पुट हेयर 40 इंटू मास इंटू जो एक्स ए आ गया आपका विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक के कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, सो दैट इज एक्स ए प्लस एक्स पी, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स पी जो हमारा होता है एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस एक्स ऑफ पी, ठीक है। सो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है आपकी जो फ्रेम का या तो एक्सेलेरेशन या फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट या फ्रेम का वेलोसिटी, तो यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गई, तो एक्स पी प्लस एक्स ए। नाउ 10, ये सेकेंड पार्टिकल लेके चलते, सेकेंड बॉडी लेते हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स पी मूव किया। थर्ड लेते हैं, यहाँ पे थर्ड का मोशन क्या होगा, ये एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इस डायरेक्शन में, तो ये मैं ले लूँ एक्स बी ले लूँगा मैं, माइनस इस डायरेक्शन में प्लस और इसका एक्स पी आएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो मोशन है एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, तो एक्स पी ले लिया प्लस एक्स पी कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो -10, ठीक है, तो -10 प्लस एक्स पी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, मेरा एक्स पी आ गया, एक्स पी विल मूव 1, ठीक है, दिस एक्स पी विल मूव 1। सेकेंड केस में देखते हैं जब ये मिडिल में मूव करेगा, व्हेन इट इज़ गोइंग टू, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ पे बस यही है हमारा जो एक्स ए होगा, इसकी जगह 5 की वैल्यू डालनी है आपने, ठीक है, क्योंकि दे आर मीटिंग अप इन द मिडिल, तो जब ये 5 तक पहुँचा तब मेरा प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 1/2, ठीक है। इसमें बस ये करना है हमें, बट इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू कंसिडर इट फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन में ये जो बॉय मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक यहाँ पे तक मूव करेगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू सुपर इम्पोज द प्लैंक ऑल्सो, बिकॉज प्लैंक इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना बस। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में ये है कि मैन ऑफ मास एम रन्स विदाउट स्किडिंग फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द बोट टू द अनदर, ठीक है, ये मैन है, यहाँ से स्किड नहीं कर रहा, दैट मीन्स देर इज़ नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देर इज़ नो काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू इट, ठीक है, बिकॉज विल सी के, क्योंकि यहाँ पे एक इसमें पूछा गया है कि वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही होती देन टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये लिखा है विदाउट स्किडिंग नहीं हो रही है। फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द बोट, यहाँ से उठ के ये यहाँ से वापस यहाँ तक गया, ठीक है। द बोट का मास m है एंड द लेंथ ऑफ द बोट इज l विद एन एक्सेलेरेशन a रिलेटिव टू द बोट, ठीक है, इसकी एक्सेलेरेशन दे रखी है, किस एक्सेलेरेशन से मूव करा, दैट इज रिलेटिव टू द बोट, इट इज़ मूविंग विद a, ठीक है। सो अगर बोट की कुछ एक एक्सेलेरेशन होगी, सपोज बोट इज़ मूविंग, सो अगर हम देखें बोट का इंट्यूशन क्या होगा, बोट किस डायरेक्शन मूव करेगी, सो दिस मैन इज़ देयर, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से इस पर आगे फ्रिक्शन आग लगेगी मैन पे, दैट इज़ वाई इट इज़ मूविंग। अब बोट पे कितने लगेगी, बोट पे पीछे फ्रिक्शन आएगी, तो बोट विल बी हैविंग द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, सो am अगर मैं ले लूँ बोट की एक्सेलेरेशन, एंड दिस इज़ माई एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, और एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट a, सो am माइनस a, ठीक है, दैट इज़ माई एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज वी हैव टू एड द फ्रेम ना सुपर इम्पोज करेंगे। सो अभी यहाँ तक देख लिया हमने, अब देखते हैं इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट इज़ नेग्लेक्टेड, सो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है वाटर और बोट में, बस फ्रिक्शन इज़ देयर बिटवीन द बॉय एंड द बोट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है क्योंकि इसी फ्रिक्शन की वजह से बॉय इज़ मूविंग, अदरवाइज मूव नहीं कर पाता, और यही फ्रिक्शन बैकग्राउंड में लग के बोट को पीछे मूव करा रही है। अब हमें निकालनी है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इन दोनों की निकालनी है मेरे को एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड निकालनी है एक्सेलेरेशन ऑफ मैन एंड बोट, दोनों की एक्सेलेरेशन निकालनी है, मैन की अलग निकालनी है, बोट की अलग निकालनी है। थर्ड निकालनी है मेरे को यहाँ पे हमें
पहले हम सिस्टम देखेंगे, ठीक है, फिर हम इंडिविजुअल देखेंगे, इंडिविजुअल दोनों की निकालेंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मैन व्हेन ही इज़ रीचिंग दिस पॉइंट, ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। सो दैट मीन्स ये बोट के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पहुँच गया, बट बोट भी इधर मूव करी होगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना मूव किया और इसकी पोजीशन ऑफ द मैन व्हेन ही रीचेज द अदर पॉइंट, यहाँ से अपोजिट पॉइंट तक पहुँचा तब इसकी पोजीशन बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारी once we get the acceleration of men in boat, we can get the value of friction because friction is only providing this acceleration, ठीक है। we'll get the value of our friction force. work done by the friction भी हो जाएगा because we have find out कि men यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, so men का how much is the men move displacement with respect to ground into friction कर देंगे, you will get the total work done by the friction on the boat, ठीक है। तो on the boat का मतलब हो जाएगा बोट पे फ्रिक्शन ये लग रहा है, बोट का मोशन निकालेंगे x of b, ठीक है, x of b with respect to ground। तो बोट में कितना मोशन हो रहा है, विल गेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोट। यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल देंगे। सो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिकॉज देयर इज अ स्टैटिक, तो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, हमने देख लिया ना, पे स्किडिंग नहीं हो रही है, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो। इन हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑलरेडी देखा था इन द कॉन्सेप्ट लेक्चर, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट होता है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दैट इज नॉट मूविंग क्योंकि स्किडिंग नहीं हो रहा, सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग, सो माई नेट वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो। नेक्स्ट हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ मेन एंड बोट व्हेन दे रीचेज द अदर एंड। तो यहाँ पे मेरे को एक्सेलेरेशन पता है, इनिशियल पॉइंट पता है, सो फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई final velocities. Initially they are starting from rest, I know the acceleration, I can get the velocities after putting the kinematic equation। और लास्ट में हमें निकालना है वर्क डन बाय द मैन। तो वर्क डन बाय द मैन हम देखेंगे कि दिस वी आर गोइंग टू सी, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हम जब we'll reach this point then we are going to see this concept। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जब मैं इन दोनों को सिस्टम लेके चल रहा हूँ। और मैं जब इन दोनों को सिस्टम लेके चल रहा हूँ, वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू देम बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर इन द बोट। हमें दिया हुआ है कि फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर इन द बोट इज नेग्लेक्टेड, सो इन दोनों सिस्टम के ऊपर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज जस्ट अ इंटरनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। हमने इसको बॉडी 1 लिया है, इसको बॉडी 2 लिया हुआ है बोट को, तो इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस हैं बट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। हमने देखा था ना, इंटरनल फोर्सेस कैन एक्सेलरेट द इंडिविजुअल, ठीक है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस कैन ओनली एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शन में है mg, बट वर्टिकल डायरेक्शन में वी आर नॉट कंसिडरिंग। So horizontal direction में there is no external force, so we can say center acceleration of center of mass will be zero here, ठीक है। So एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसमें। सेकंड है हमारे को पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ मैन एंड बोट, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन और बोट दोनों निकालनी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो होगी ये हमारे इसको जो पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बोट मेरे को दिया हुआ है, बट बिकॉज वी हैव सीन फ्रिक्शन बोट पे इधर लग रही होगा, तो बोट विल ऑल्सो बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ मैन विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ऑफ मैन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बोट, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट इज माइनस ए अगर मैं लूँ, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बोट इस डायरेक्शन में ए एम, ठीक है, प्लस ए एम, ठीक है। दिस इज माई एक्सेलरेशन ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एक्सेलरेशन ऑफ मैन आ गई मेरे यहाँ से, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ मैन और एक्सेलरेशन ऑफ बोट दोनों निकालनी है। सो मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज जीरो because there is no external force, so that concept we are going to use। acceleration of center of mass is nothing but acceleration of this, ठीक है। तो इसी concept से we are going to find out now। so acceleration of my center of mass कितना हो गया, that is 0, तो that is equal to m1 am हमने यहाँ से निकाल लिया, we just put the value here plus m2 am, ठीक है। इससे मेरा सेंटर, इससे after putting this will equal to 0, I'll put this value am, यहाँ पे वैल्यू डाली, तो आफ्टर पुटिंग दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर, आप यहाँ से am निकाल सकते हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर am, ठीक है। am आ गया आपका, यहाँ से am आ गया आपका ma डिवाइड बाय m प्लस m, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ योर बोट आ गई। अब इसको am को आपने यहाँ पे डाल दिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो आपको चाहिए था, ठीक है। दैट इज योर दिस एक्सेलरेशन विच इज ऑब्वियसली इन दिस डायरेक्शन, बोट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ अ मैन व्हेन ही रीचेज द अदर एंड। जब मैन यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, तो बोट भी कुछ मूव करी होगी इधर, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो विद रिस्पेक्ट टू बोट तो मैन एल इधर चला है, बट बोट इधर अगर एक्स चल गई तो मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, सो दैट इज एक्स माइनस एल, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो
अगेन द कॉन्सेप्ट हेयर इज़ कि बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें ACM भी ज़ीरो था. नाउ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मेरा सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो बी नॉट मूविंग. सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ज़ीरो. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कि इंडिविजुअल मोशन कितना हुआ. इंडिविजुअल मोशन में बोट x मूव किया और ये मूव किया x माइनस एल. तो मैन मूव किया x, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू बोट ये इधर से इधर तक मूव किया, वो कितना माइनस एल. ठीक है, और बोट कितनी मूव करेगी इधर x, तो इसका नेट मोशन कितना हो गया, दोनों का सुपर इम्पोजिशन करते हैं हम x माइनस एल. ठीक है, सो x माइनस एल हो गया इसका, प्लस बोट कितना मूव करी m इंटू एक्स डिवाइड बाई दिस. इससे मेरा विल गेट द वैल्यू ऑफ आर x की वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, x ऑफ बोट, कितना बोट मूव किया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर x. अब नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ आर x माइनस एल कर दो. ठीक है, ऑलरेडी आपका बोट का आ गया, x माइनस एल किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मैन कितना मूव किया रिलेटिव टू हेयर. और मेरे को इसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में बताना है कि मैन कितना मूव किया. सो आई कैन से कि टोटल कितना है, ये एक्स नॉट प्लस एल माइनस, अगर मैंने जो अभी एक्स एम निकाला है, जो मेरा ये स्मॉल एम मूव करेगा जब ये अपोजिट पहुंच जाएगा, दैट एक्स एम इफ आई एम गोइंग टू पुट, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ओ. ठीक है, इस पॉइंट से कितना पोजीशन होगा. ठीक है, तो इसमें हमने यही किया पहले कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास का मोशन मेरा ज़ीरो होगा. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोशन मेरा ज़ीरो होगा. सो मैंने क्या किया यहाँ से, बिकॉज माई सेंटर ऑफ मास मोशन इज़ ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, आई विल अप्लाई दिस. मैन का मोशन डाला, बोट का मोशन डाला, फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई एक्स. एक्स इज नथिंग बट माई बोट कितना मूव करी, एंड आई पुट दिस वैल्यू ऑफ माई एक्स हेयर बिकॉज मोशन ऑफ मैन कितना है, एक्स ऑफ मैन कितना है, दैट इज़ नथिंग बट एक्स माइनस एल. ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई एक्स एम. ठीक है, एक्स कितना मूव किया. अब एक्स एम सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बोट के रिस्पेक्ट में तो एल मूव करेगा, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और मूव करेगा. सपोज ये यहाँ पे एक्स माइनस एल मूव कर गया. ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया. तो अब ये मैं इसके रिस्पेक्ट में वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला. तो ये कितना होगा, एक्स नॉट प्लस एल. ठीक है, ये प्लस दिस माइनस ये वाला पॉइंट माइनस एक्स एम. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दिस पॉइंट. ठीक है, पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ओ. अब हमें निकालनी है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है मेरी, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नथिंग बट कि जो इसके ऊपर लग रही है, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ एम. ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ एम हम निकाल चुके हैं यहाँ से, यू जस्ट पुट इट हेयर. सो दैट इज़ योर फ्रिक्शन फोर्स. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बोट. ठीक है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बोट मीन्स के फ्रिक्शन और ये बोट कितना मूव किया, एक्स निकालना है. तो फ्रिक्शन इंटू एक्स कर दूंगा मैं, एक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दिस इज़ माई एक्स. ठीक है, दिस इज माई एक्स वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट. इनटू वर्क फ्रिक्शन मेरा सेम होगा, फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया. ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल है. तो फ्रिक्शन ऑन द बोट विल बी दिस एम इंटू एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एम. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो एक्स एम मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है बोट का डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इससे मेरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द बोट आ गया. अब मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है. टोटल वर्क डन वी नो बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देयर इज़ नो स्किडिंग, नो रिलेटिव मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बिकॉज क्या होता है, जब when you are moving on the, when this is your feet, when you are moving, so there is no relative motion between, when you are moving there is no relative motion on this point. friction इस point पे इधर बोट पे इधर लग रही है और आपको इधर मूव करा रही है. तो ये वाला जो पॉइंट है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ नॉट मूविंग. अगर वो स्किडिंग हो रही होती तब आप आगे को, अगर आप पीछे को स्किड कर रहे होते तब ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, ये वाला पॉइंट इधर गया होता और बोट पे वाला पॉइंट इधर हो जाता, तब ये वाले पॉइंट का स्किडिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट आता. देन वी कैन से देयर इज द फ्रिक्शन इज डूइंग द वर्क. नेट फ्रिक्शन, तो टोटल फ्रिक्शन इज डूइंग द वर्क, दोनों मिला के. बट इन दिस केस टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट. जितना वर्क ये ऊपर वाले पे करेगा उतना वर्क डन नीचे वाले पे करेगा. चाहे इस तरीके से देख लो या दूसरा देख लो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग. सो वी कैन से द नेट वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, नेट वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो. नाउ नेक्स्ट हमें निकालनी है velocities of men and boat and velocities of men and boat when the man reaches the other point. ठीक है, जब मैंने यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तब मेरे को velocities निकालनी है. सो velocities पहले हम इसकी निकालते हैं, मैन की निकालते हैं. मैन की वेलोसिटी विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ. मुझे एक्सेलरेशन पता है एंड आई नो कि एक्स एम कितना है टोटल व्हेन इट रीचेस अपोजिट पॉइंट. ठीक है, तो उसमें व्हाट इज़ माई एक्स एम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो विल अप्लाई दैट. सो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू एम स्क्वायर प्लस 2am, ये मैन का आ गया ना, मैन का 2am इंटू एक्स एम. ये मेरा जीरो है, इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. am हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन. ठीक है, दिस माई एक्सेलेरेशन ऑफ मैन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. और मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, एक्स एम.
ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम उठा के मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी एम की वैल्यू आ जाएगी, वी एम की वैल्यू आ रही है मेरी m डिवाइड बाई m प्लस m रूट AL, ठीक है। सेम वे सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जब हम बोट का निकालेंगे, वेलोसिटीज ऑफ बोट भी हम निकालेंगे। बोट की मुझे एक्सेलेरेशन पता है, सो बोट की भी एक्सेलेरेशन, here is boat acceleration, there is my boat acceleration, and boat का displacement कितना हुआ है, this is my boat displacement, तो 2 times of this into this, that is going to give my velocity of my boat, ठीक है। Vm आ गया, this is my Vm, ठीक है। So I've got velocity of my boat भी आ गई। अब now I have to find out the work done by the men, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ये है कि how we reach conclude that there is a work done by the men, तो because initially system क्या है मेरा, रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। So अगर if we see के काइनेटिक, if we see वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वॉज जीरो, क्योंकि बोट और मेरा मैन दोनों रेस्ट पे था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी मेरी, दिस इज हाफ m 1/2 m इंटू Vm स्क्वायर प्लस 1/2 मास इंटू Vm स्क्वायर, ठीक है। ये बोट का हो गया, ये मेरा इसकी वेलोसिटी हो गई मेन की, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, समवन हैज़ टू डू द वर्क। अब फ्रिक्शन, अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी, एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का हमने देख लिया, नेट वर्क डन जीरो है, देन हु इज़ गोइंग टू डू द वर्क, सो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा इट इज़ बाय द मैन, ठीक है, बाय द मैन। सो मैन के अंदर फ्रॉम हिज मस्कुलर एनर्जी, फ्रॉम the food that he is eating, so he is converting his chemical energy into the muscular energy, and that muscular energy he is applying because of that muscular energy, the change in kinetic energy is coming in. So we can say here the work done by all the will be coming, work done by friction plus work done by men, ठीक है। work done by friction will be 0, so work done by men comes out to be kinetic energy final minus kinetic energy initial, kinetic energy initial आपकी 0 है, तो final आपकी जो आएगी that is your final, ठीक है। आपको m पता है, Vm और ये आपने निकाल लिया, यहाँ पे Vm और ये आपने already you have calculated, ठीक है। so that is going to give you the work done by the men, right, ठीक है। राइट, सो अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया, आई थिंक विल कवर अप दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब ये वाला। व्हाट इज द राइट टाइम नाउ, देख लेते हैं हम इसी वाले लेक्चर में देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सो दिस क्वेश्चन रह गया, ये वो क्वेश्चन तो ओके है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो 3 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। सो हम लोग ऐसा करते हैं, विल सी दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में भी काफ़ी इन डेप्थ समझाना पड़ेगा, दिस क्वेश्चन इटसेल्फ विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स। हम लोग ऐसा करते हैं, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास विल हैव टू डू ओनली क्वेश्चंस ओनली, सो विल कवर अप दिस क्वेश्चन एंड दीज 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके साथ विल कवर अप द नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ठीक है। फिर विल सी अ क्विक रिव्यू, हमने क्या क्या देख लिया आज। सो आज हमने वी हैव सीन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वी हैव सीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने कॉन्सेप्ट देखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तभी होगा व्हेन देयर इज़ अ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और हमने देखा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी व्हेन देयर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स ओनली देन द सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग, ठीक है। अदरवाइज अगर वो रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास है देन इट विल बी एट रेस्ट, मे बी इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, बट सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को मूव कराने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना, ठीक है। विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो ऑल राइट, थैंक यू।